Good morning student, welcome to Shiva Academy. Myself Yashanvi Agarwal with the new topic that deal with complaints section 200 to section 204. आज बेटा मैं आपके सामने आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ कंप्लेंट जो कि सेक्शन 200 से 204 तक डील करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो वीडियो है हमारी थोड़ी लंबी होने वाली है, लेंदी होने वाली है, तो आप बीच में स्किप मत करिए। इसे शुरू से एंड तक देखोगे, आपको तभी समझ में आएगी हर एक चीज़। इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लेंट के बारे में A to Z सब समझ जाओगे, क्योंकि हमने सारा मैटर इसमें इंक्लूड करा है और लीडिंग केस लॉस भी, जो आपके लिए ज़रूरी है। कंप्लेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी और उसके लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ठीक है, चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिनॉप्सिस बताने की कोशिश करी है। सिनॉप्सिस यानी कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी। मीनिंग ऑफ कंप्लेंट, सबसे पहले मैं आपको अर्थ बताऊंगी कंप्लेंट का। इसेंशियल ऑफ कंप्लेंट, इसेंशियल आवश्यक तत्व बताऊंगी कंप्लेंट के। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट का कब एग्जामिनेशन होता है, कैसे एग्जामिनेशन होता है, कौन करता है, ये बताऊंगी। प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, प्रोसीजर अगर कोई मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है किसी कॉग्निजेंस के केस को लेने के लिए, तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, ये चीज़ बताऊंगी। पोस्टपोनेंट ऑफ इशू ऑफ पर्सन, किसी भी कंप्लेंट को कब पोस्टपोन कर सकता है मैजिस्ट्रेट, ये बताना है। इशू ऑफ प्रोसेस, इशू ऑफ प्रोसेस बताना है। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट बतानी है कि कब एक मैजिस्ट्रेट जो है किसी भी कंप्लेंट को डिसमिस कर सकती है और कब फर्दर आगे वो बढ़ा सकती है। और डिस्टिंक्शन बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर, और कंप्लेंट और एफआईआर में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये बताऊंगी। अगर आपने हमारी एफआईआर वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और ऊपर आपको आई बटन में भी हमारा लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। लास्ट है हमारा कंक्लूजन। मीनिंग ऑफ कंप्लेंट, सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताऊंगी कंप्लेंट का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ CRPC 1973, मतलब जो अर्थ है कंप्लेंट का वो किस में डिफाइन है, CRPC के सेक्शन 2D में डिफाइन है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट का मतलब ये है कि किसी के साथ कोई ऑफेंस हुआ है, हाँ कहीं भी कोई ऑफेंस हुआ है, अपराध घटित हुआ है, तो पहले वो पर्सन क्या जाएगा, पुलिस थाने जाएगा अपनी रिपोर्ट लिखवाने। अगर पुलिस वालों ने मना कर दी तो वो बाय पोस्ट अपनी SP के पास पोस्ट भेजेगा। थर्ड हमारा मेथड है कंप्लेंट। तो जो हमारा थर्ड मेथड है हम आज इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। तो हम कंप्लेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो कंप्लेंट में क्या करेगा, वो सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, एलिगेशन लगाएगा, या तो ओरली या फिर राइटिंग में, मतलब कि चाहे वो मौखिक रूप से अपना बोल के बता दे जज साहब को कि ऐसे ऐसे हुआ है, फैक्ट्स बता दे सारे, या फिर रिटर्न में उसको दे दे कि इतने लगभग इतना समय था यहाँ पर इस प्लेस पे ये मर्डर हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, और किसके पास जाएगा, वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, सिर्फ मैजिस्ट्रेट के पास होगी। और ऑफेंस का कमिटेड होना ज़रूरी है, चाहे वो उस पर्सन को जानता हो जिसने ऑफेंस किया है या फिर नहीं जानता हो, कि नहीं पता कि कौन मर्डर करके चला गया। लेकिन जो कंप्लेंट है वो हमारी पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। मतलब ये है कहने का कि जो कंप्लेंट है वो मैजिस्ट्रेट के जब कोई भी अपराध होगा तो हमारी जो थर्ड रेमेडी है कंप्लेंट वाली, हम मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, उन्हें सब बता देंगे। हम लिखित रूप में भी बता सकते हैं और मौखिक रूप में ओरल भी बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। Explanation, a report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant. Explanation हमारा क्या कहता है, explanation हमारा ये कहता है कि अगर कोई रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में हम देंगे तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, तो वो पुलिस रिपोर्ट क्या हुई, हमारी कंप्लेंट हुई। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो हमारा कंप्लेनेंट हो जाएगा।
अब इसेंशियल्स ऑफ कंप्लेंट मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। इसेंशियल्स ऑफ अ कंप्लेंट है, इट इज़ एन एलिगेशन विच मे बी मेड ऑरली और इन राइटिंग। एक एलिगेशन जो कि ऑरली मौखिक रूप से या लिखित रूप से लगाया जाता है। इट मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स विच आर रिलाइड ऑन अ कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को इंक्लूड करता है। नंबर सेकंड पॉइंट, द एलिगेशन मस्ट बी डेट सम पर्सन नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। कोई नोन पर्सन या अननोन पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है, तो ये एलिगेशन लगाया है किसने, किसी पर्सन ने। कंप्लेंट मेड टू अ मैजिस्ट्रेट, कंप्लेंट किसके सामने बनाई जाएगी, मैजिस्ट्रेट के सामने बताई जाएगी। इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू डैट द मैजिस्ट्रेट शुड टेक एक्शन अंडर द कोड। इस कोड के अंदर, कौन सा कोड, CRPC 1973 के अंडर जो हमारी मैजिस्ट्रेट है वो एक्शन लेगी इस व्यू के साथ। कंप्लेंट कैन बी मेड बाय एनीवन, कंप्लेंट जो है कोई भी कर सकता है, चाहे उसका डायरेक्टली कनेक्शन हो ऑफेंस से या फिर नहीं हो, क्योंकि ये माना जाता है अगर एक व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लेन होगी तो ऐसा माना जाता है वो सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम हुआ है। बट इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेगा। देयर कैन बी अ जॉइंट कंप्लेंट आल्सो, यहाँ पर जॉइंट कंप्लेंट भी हो सकती है। अब हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे। एक्सेप्शन है हमारा, इफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फाउंड दैट द ऑफेंस is non cognizable after investigation, police report is complaint and officer to complainant। अगर कोई ऑफेंस हुआ है, पुलिस वालों ने ये माना जाता है कि उन्हें लॉ को ज्ञान नहीं होता, तो उन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ के अपना शुरू करा का इन्वेस्टिगेशन, फिर बाद में पता चलता है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो पुलिस रिपोर्ट उस टाइम पे हमारी क्या कहलाएगी, कंप्लेंट कहलाएगी, और जिसने इन्वेस्टिगेशन करी है वो ऑफिसर हमारा कंप्लेनेंट कराएगा। सेकंड, कंप्लेंट में बी इफ फर्स्ट टू डिसमिस विदाउट इंक्वायरी, अगर पहले ही डिसमिस हो जाती है कंप्लेंट तो सेकंड कंप्लेंट हम कर सकते हैं। केस लॉ, अब हम कुछ लीडिंग केस लॉ देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके। पहला है छबीलाल गौरांग वर्सेस कृष्णा 1984। कोर्ट हेल्ड दैट अ कंप्लेंट टू कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द एलिगेशन ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, एलिगेशन विच डू नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस वुड नॉट बी अ कंप्लेंट। ये कह रहा है कि इसका कहने का मतलब ये है, इसको केस में ये हेल्ड हुआ था कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो ऑफेंस का होना ज़रूरी है एक कंप्लेंट मेड करने का बिफोर द मैजिस्ट्रेट, कि ऑफेंस ज़रूर होना चाहिए, विदाउट ऑफेंस कोई कंप्लेंट नहीं होगी। सेकंड केस है के रामाकृष्णन वर्सेस स्टेशन हाउस, बेटा इसको सही कर लेना, HOUSE हाउस है। ऑफिसर 1986। कंप्लेंट में भी सेंड बाय पोस्ट और टेलीग्राम, कंप्लेंट जो है हम पोस्ट और टेलीग्राम से भी भेज सकते हैं। सेक्शन 200 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, एग्जामिनेशन जो है कंप्लेनेंट का वो मैजिस्ट्रेट हमारा कब करेगा। A magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath the complainant and the witness present if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witness and also by the magistrate। इसमें ये कह रहा है कि इस सेक्शन में सिर्फ इतना कहा गया कि जो एग्जामिनेशन करेगा कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, वो हमने कहा कि कोर्ट को कॉग्निजेंस लेगा, हम इस इंटेंशन से अपनी वो कराएंगे, कंप्लेंट कराएंगे। वो कॉग्निजेंस कैसे लेगा, वो क्या करेगा, एग्जामिनेशन करेगा विटनेस का और कंप्लेनेंट का। एग्जामिनेशन के बाद जो भी वो फैक्ट्स बताता है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो रिड्यूस करेगा राइटिंग में, या तो वो मैजिस्ट्रेट खुद लिखेगा उसको या फिर किसी को डायरेक्ट करेगा। और जो हमारा रिड्यूस करा राइटिंग में जो लिखा गया उस पर जो है विटनेस के, कंप्लेनेंट के और मैजिस्ट्रेट के साइन होंगे। Provided that when the complaint is made in writing, the magistrate need not to examine the complainant and the witness। कब provided that मतलब exception आ गया यहाँ पर, जो exception है हमारा कि कब examination की ज़रूरत नहीं पड़ती। If a public servant acting or purporting to act in the discharge of his official duties or a court has made the complaint or
इसका मतलब ये है, जो क्लोज ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तब कोई ऑफेंस हुआ है, वो कंप्लेन करता है जाकर, तो पब्लिक सर्वेंट को एग्जामिनेशन करना ज़रूरी नहीं है। If the magistrate makes over the case for inquiry or trial to another magistrate under section 192, सेक्शन 192 के अंतर्गत एक मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट को केस से ट्रांसफ़र कर सकता है, कर रहा है ट्रायल के लिए, तो क्या होगा, तो कंप्लेंट जो है हमारी जो है वो द्वारा एग्जामिनेशन नहीं करेगा वो वाला मैजिस्ट्रेट, जो सेकंड मैजिस्ट्रेट है जिसके पास ट्रांसफ़र हुई है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ द मैजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 आफ्टर एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस, द लेटर मैजिस्ट्रेट नीड नॉट री एग्जामिन, कि उसे दोबारा से एग्जामिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ प्रिलिमिनरी प्रोसीजर विच अ मैजिस्ट्रेट शैल फॉलो ऑन रिसीविंग अ कंप्लेंट, ये हमारा प्रिलिमिनरी क्या है प्रोसीजर जो मैजिस्ट्रेट हमारा फॉलो करेगा। अब स्कोप ऑफ सेक्शन 200, हमने सेक्शन 200 पढ़ा, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट अभी पढ़ा, उसका जो केस लॉ है नगमा वीराना AIR 1947। In this case, Supreme Court held that the scope of inquiry under this section to extremely limited only to the ascertainment of the truth or falsehood of the allegation made in the complaint। जो एग्जामिनेशन करता है कोर्ट वो सिर्फ और सिर्फ की क्यों करता है, जिससे कि वो सच्चाई का पता लगा सके कि वही फेक केस है या फिर कुछ है भी, मतलब कुछ ऑफेंस हुआ भी है, या फिर ऐसे कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए ये केस किसी से दुश्मनी निकालने के लिए उस पर थोप दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए मतलब सेक्शन 200 के अंदर हमने ये पढ़ा कि एग्जामिनेशन होगा, कॉग्निजेंस जब लेगा कोर्ट तो सबसे पहले एग्जामिनेशन करेगा और उस पर फिर जो लिखी होगी और राइटिंग में करेगा। और किस किस का नहीं लेगा एग्जामिनेशन, एक्सेप्शन है पब्लिक सर्वेंट का, और अगर कोई मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास केस अपना ट्रांसफ़र कर रहा है। अब सेक्शन 201, procedure by magistrate not competent to take cognizance of the case. If the complaint is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of the offence, he shall। अगर कोई मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस की पावर नहीं है कि वो उस केस पर कॉग्निजेंस ले सके, तो वो उस कंडीशन में क्या करेगा, ही शैल, कि उसे करना ही है, ये शैल लगा हुआ है क्योंकि if the complaint is in writing written for presentation to the proper court with an endorsement to that effect, if the complaint is not in writing direct the complaint to the proper court। इसमें ये बताया गया है अगर राइटिंग में है कंप्लेंट लिखित, हमने अभी पढ़ा था सेक्शन 2D में कि या तो ऑरली हो सकती है या राइटिंग में हो सकती है, तो इसमें ये कह रहा है सेक्शन 200A में अगर राइटिंग में है तो और उसका जुरिडिक्शन पावर नहीं है उस पर, तो वो क्या करेगा, जिस कोर्ट की वो जुरिडिक्शन में आता है उस कोर्ट पे ट्रांसफ़र कर देगा। और बी हमारा ये कहता है अगर कंप्लेंट जो है राइटिंग में नहीं है तो वो डायरेक्ट करेगा वो प्रॉपर कोर्ट पे कि इस कोर्ट पे चले जाओ, आपका केस सुना जाएगा। इससे रिलेटेड हम एक केस लॉ पढ़ते हैं, राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1989। The court acquitted the accused on the ground that it had no jurisdiction to take cognizance of the complaint. It was held that the order of the acquittal was illegal because a court ought to have written the complaint for presentation to the proper court instead of acquitting the accused। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन पावर नहीं थी कि वो कॉग्निजेंस ले सके उस केस का, लेकिन उसने क्या करा, उस जुरिडिक्शन पावर नहीं थी तो उसने ट्रांसफ़र करने की जगह उसने क्या करा, अपने उसे एक्यूटल घोषित कर दिया। तो कोर्ट ऐसा नहीं करेगी, अगर राइटिंग में है तो वो प्रॉपर कोर्ट पे ट्रांसफ़र करेगी, अगर ओरल है तो वो क्या करेगी, हमारी उस कोर्ट के पास डायरेक्ट कर देगी जिसके वो जुरिडिक्शन में आता है। अब सेक्शन 202 पोस्टपोनेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, कब एक कोर्ट जो है जो प्रोसेस है वो उसको रोक सकती है, बंद कर सकती है। जनरली मैं आपको बताऊं कि एक केस का पोस्टपोन्ड होता है कंप्लेंट का जब उसको ये लगता है कि उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो कोर्ट या तो खुद इंक्वायरी कर लेगी या फिर किसी को ऑथराइज कर देगी इंक्वायरी के लिए। अब मैं आपको डायरेक्ट की लैंग्वेज भी समझा देती हूँ।
Any magistrate on receipt of a complaint of an offence of which he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section 192 may, if he thinks fit, postpone the issue of process against the accused and either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by police officer or by such other person as he thinks for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for प्रोसीडिंग। इसमें ये कह रहा है अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है उसका क्लियर विजन नहीं है, वो चाहता है कि फर्दर इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो या तो पुलिस ऑफिसर ऑथराइज कर देगा या फिर वो खुद कर लेगा या फिर जो पर्सन उसको सुटेबल लगता है उस केस के लिए उसको बोल देगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड। अब हमारा एक्सेप्शन है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्या डायरेक्शंस हैं, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या डायरेक्शन देगा। वेयर इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ अ ट्रायल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, जब जो है ट्रायल जो है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किया जाएगा तो उस कंडीशन में वेयर द कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन मेड बाय अ कोर्ट अनलेस द कंप्लेंट एंड द विटनेस प्रेजेंट have been examined on oath under section 200। अगर हमने उसका एग्जामिनेशन ही नहीं करा, बिना एग्जामिनेशन करे ही हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर भेज दिया दोबारा से, उस कंडीशन में in an inquiry under subsection 1 the magistrate may if he thinks take evidence of witness on oath provided that if it appears to the magistrate that the offence complaint of is trial exclusively by the court of session he shall call upon the complainant to produce all his witness and examine them on oath। तो वो क्या करेगा, जो मैजिस्ट्रेट है वो सारे एविडेंस सारे विटनेस सबको लाने के लिए कहेगा फर्दर इंक्वायरी के लिए। इफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर ही शैल हैव फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन ऑल द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस कोड ऑन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस ऑफिसर एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। जिस पर्सन को कोर्ट ऑथराइज करती है इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके पास सारी पावर हैं जो कि इस कोर्ट में प्रोवाइडेड है इन्वेस्टिगेशन के लिए, सिर्फ अरेस्ट करने की विदाउट वारंट वो अरेस्ट नहीं कर सकता। जैसे हमने बताया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट हो जाता है, लेकिन वो पर्सन ऑथराइज नहीं है विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए। बाकी सारी पावर उसकी ऐसी हैं जैसे कि पुलिसमैन की होती है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 202 टू असर्टेन द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस टू प्रिवेंट एब्यूज। असर्टेन द फैक्ट मतलब कि क्या क्या फैक्ट्स हैं, सारे फैक्ट्स निकालने के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर वो थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देती है, उसके लिए भेजा जाता है। टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द कोर्ट एंड हैरेसमेंट टू द एक्यूज्ड। अगर उसको लगता है कि कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तब टू हेल्प मैजिस्ट्रेट टू जज इफ देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड कॉलिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर प्रोसीडिंग विद द केस। अगर उसको सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिल रहा, उसको सफिशिएंट ग्राउंड चाहिए कि तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देती है। केस लॉ डॉक्टर BSJ बैदी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1977। द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 202 कैन देयरफॉर पोस्टपोन इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड टिल रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट बाय कोर्ट। वो कब तक पोस्टपोन कर सकती है, जब तक उसको रिपोर्ट नहीं मिलती इन्वेस्टिगेशन के बाद। सेक्शन 203 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। एक कंप्लेंट कब डिसमिस हो सकती है, इफ आफ्टर considering the statement on oath if any of the complainant and of the witness and the result of the inquiry or investigation if any under section 202 the magistrate is of opinion that there is no sufficient ground for proceeding he shall dismiss the complaint and in every such case he shall briefly record his reason for doing so। अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, जो केस है वो ऐसे ही है, फेक है,
किसी से दुश्मनी निकालने के लिए, रंजिश निकालने के लिए, आपसी रंजिश के तहत कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में वो डिसमिस कर देगी कंप्लेंट को और वो रीज़न भी लिखेगी जो कि इसको लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। सेक्शन 204 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर एग्जामिनेशन करा लिया, कोर्ट को लगता है कि फर्दर प्रोसीडिंग बढ़ानी चाहिए, जो कंप्लेंट है वो बिल्कुल सही है एग्जामिनेशन के बाद, ना ही उसमें पोस्टपोन करने की ज़रूरत है, ना ही डिसमिस करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमने सेक्शंस में पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, इशू ऑफ प्रोसेस कैसे करेगा। इन द opinion of magistrate taking cognizance of an offence there is sufficient ground for proceeding and the case appears to be a summon case, he shall issue his summon for the attendance of the accused। अगर कोई समन केस है तो वो समन इशू कर देगी। हमने आपको पहले भी बता रखा है, समन केस वो केस होते हैं जिसमें 2 साल से कम की सज़ा मिलने का प्रावधान होता है, और वारंट केस वो होता है जिसमें 2 साल से ज़्यादा की। अब वारंट केस, ही मे इशू अ वारंट और इफ़ ही थिंक्स फिट अ समन फॉर कॉजिंग द एक्यूज टू बी ब्रॉट और टू अपीयर। वो वारंट केस है तो वारंट इशू कर देगी। No summon or warrant shall be issued against the accused under subsection 1 until a list of the prosecution witness has been filed। जब तक कि जो प्रोसिक्यूशन अपने सारे विटनेस को फाइल नहीं कर देता लिस्ट को उसकी, तब तक जो है ना ही समन भेजा जाएगा ना ही वारंट भेजा जाएगा, क्योंकि आधा अधूरा समन और वारंट नहीं भेजा जाता। समन और वारंट जब जाता है डिफेंडेंट के पास तो उसमें जो है हमारे केस की फाइल कि तुम्हारे ऊपर क्या आरोप लगा है उसको और कौन कौन किसने क्या बोला है, सब जो फैक्ट्स हैं वो लिखे जाते हैं, उसके साथ उसकी कॉपी भी लग के जाती है। In a proceeding instituted upon a complaint made in writing, every summon or warrant issue under subsection 1 shall be accompanied by copy of such complaint। अगर वो समन और वारंट भेजेगा तो कॉपी भी भेजेगा उसके साथ कि उस पर क्या आरोप लगा है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि वो जब तक विटनेस फाइल नहीं हो जाती लिस्ट विटनेस की, तब तक वो कॉपी नहीं भेजेगा। वैन फॉर जो हमारा वो क्या कहता है, वैन बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एनी प्रोसेस फीस और अदर फीस आर पेलेबल, नो प्रोसेस शैल बी इशूड अंटिल द फीस आर पेड। इफ सच फीस आर नॉट पेड विद इन अ रीजनेबल टाइम द मैजिस्ट्रेट में डिसमिस द कंप्लेंट। अगर मैजिस्ट्रेट एक कोर्ट फीस होती है, अगर वो नहीं गई रीजनेबल टाइम पे तो कोर्ट क्या करेगी, डिसमिस भी कर सकती है कंप्लेंट को। Nothing in this section shall be deemed to effect provision of section 87। जो इस सेक्शन में दिया गया है वो सेक्शन 87 के किसी भी प्रोविज़न को इफेक्ट नहीं करता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन एफआईआर एंड कंप्लेंट। एफआईआर और कंप्लेंट में क्या फ़र्क है। अब हम इधर हमारा कंप्लेंट है लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारा एफआईआर है। कंप्लेंट इन कंप्लेंट एलिगेशन मेड टू मैजिस्ट्रेट। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो एलिगेशन किसके पास जाएंगे, हम मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, और एफआईआर में हम किसके पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। अ कंप्लेंट में बी रिलेट टू द कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कंप्लेंट है वो किस ऑफेंस से रिलेट करती है, कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दोनों ऑफेंस में ही हम, अगर हमारी एफआईआर नहीं लिखी, एसपी ने नहीं सुनी, तो हम कोर्ट जा सकते हैं, चाहे वो कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो। एफआईआर मस्ट रिलेट टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और एफआईआर हमारे हमेशा किस में होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। अगर नॉन कॉग्निजेबल हुआ तो उसमें हमारी एनसीआर होती है सेक्शन 155 के अंडर। हमारे जो वीडियो है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप एफआईआर वीडियो जरूर देखिए। A magistrate take cognizance of an offence on a complaint made to him। जो कंप्लेंट उसके पास आई है उस पर जो है वो कॉग्निजेंस लेगा मैजिस्ट्रेट। एफआईआर ऑफ एन ऑफेंस में बी गिवन बाय एनीबडी इंक्लूडिंग अ पुलिस रिपोर्ट। जो एफआईआर है वो कोई भी कर सकता है और कंप्लेंट भी कोई भी कर सकता है। एफआईआर ऑफ एन ऑफेंस में बी गिवन बाय एनीबडी। जो एफआईआर की ऑफेंस की रिपोर्ट होगी वो कोई भी दे सकता है।
A complaint does not include the report of police of a police officer. जो कंप्लेंट है वो रिपोर्ट नहीं इंक्लूड करती पुलिस ऑफिसर की. कंप्लेंट टू एग्जामिन ऑन ओथ. कंप्लेंट को हम ओथ पे एग्जामिन करते हैं और एफआईआर को हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ओथ पे एग्जामिन करें. इस कंप्लेंट डिसमिस, अगर कंप्लेंट हमारी डिसमिस होगी तो हमें रीज़न मेंशन करने की ज़रूरत है कि वो क्यों डिसमिस हुई, क्या रीज़न है. और हमारा जो एफआईआर है अगर हम उसको डिसमिस कर रहे हैं, लिखने से मना कर रहा है पुलिस वाले, तो हम उसको रीज़न उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उसने क्यों मना किया है. आई होप आपको सारे केस, सारा मैटर, सारे सेक्शन समझ में आए हैं. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. इससे मेरा जो है उत्साह बढ़ता है कि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँ, आपके लिए लेकर आऊँ, आपको सेक्शन और अच्छे से समझाऊँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. थैंक यू.